In this video lecture, we will study about characteristics of common base configuration. हम लोग पिछले क्लास में कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़े थे। हम लोगों ने देखा था कि तीन तरह का ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन होता है, एक को कॉमन बेस, दूसरे को कॉमन इमीटर और तीसरे को कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन बोलते हैं। और हर एक कन्फिग्रेशन का करेंट गेन वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस पढ़ेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर और फिर लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे। यानी कि तीनों कन्फिग्रेशन का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को समटाइम्स हम लोग IV कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टैटिक IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी आप लोग को जब डायोड पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि वोल्टेज और करंट के रिलेशन को शो करता है। एक लाइन ड्रॉ होता है वोल्टेज और करंट के बीच में जो कि दोनों के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। ऑलरेडी ये चीज़ मेरा बताया हुआ है। पहले हम लोग डायोड के लिए पढ़े हैं, आज अब हम लोग ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ेंगे। हर एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का अपना IV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, उसमें भी कॉमन बेस कन्फिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होगा उसको ये डिफाइन करेगा। या ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कन्फिगर किया जाता है तो उस कन्फिग्रेशन में वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन ए सर्किट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन ए सर्किट का मतलब ये हुआ कि किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर का जो परफॉर्मेंस है, जो वो वर्क करता है, ठीक है, उस परफॉर्मेंस को कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, चाहे वो कोई भी कन्फिग्रेशन क्यों नहीं हो। जैसे मान लो यहाँ पे कॉमन बेस कन्फिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो जब ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कन्फिगर करोगे तो उसमें दो क्लोज लूप बन जाता है। एक इनपुट साइड में बनेगा, एक आउटपुट साइड में। एक को इनपुट पार्ट ऑफ एक को क्लोज लूप ऑफ इनपुट सर्किट बोलेंगे और दूसरे को क्लोज लूप ऑफ आउटपुट सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट बन जाता है एक ही ट्रांजिस्टर सर्किट्स में, ठीक है। तो इनपुट साइड का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, आउटपुट साइड का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। तो चाहे कोई भी कन्फिग्रेशन क्यों नहीं पढ़ेंगे, हर एक कन्फिग्रेशन का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। एक को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे और दूसरे को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे। जब हम लोग इनपुट, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे और बिल्कुल दिमाग में रख लोगे, जब हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रिलेशन को शो किया जाता है। इनपुट वोल्टेज Vin हो जाएगा वर्सेज Iin लिखेंगे, ठीक है। Vin बोलने का मतलब इनपुट वोल्टेज और Iin लिखने का मतलब है इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट मतलब इसको ऐसे पढ़ो, इनपुट वोल्टेज वर्सेज इनपुट करंट, ठीक है। जैसे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान होता है ना, कोई मैच, क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं, तो उसी वर्सेज के फॉर्म में हम लिख दिए। और इस समय आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा कि इनपुट वोल्टेज का नाम क्या है, उस कन्फिग्रेशन के लिए इनपुट वोल्टेज का नाम क्या है, उसके इनपुट करंट का नाम क्या है और आउटपुट वोल्टेज का नाम क्या है। बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। जब भी किसी ट्रांजिस्टर का, चाहे वो किसी भी कन्फिग्रेशन में क्यों नहीं हो, उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना होगा, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में निकालोगे, या एक कर्व ड्रॉ करना होता है, किसके किसके बीच में कर्व ड्रॉ करोगे, तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में कर्व ड्रॉ करोगे। और उस समय आउटपुट वोल्टेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट रखा जाता है। वैसे ही जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो नाम ही है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आउटपुट वोल्टेज V आउट लिखे हैं, मतलब आउटपुट वोल्टेज है वर्सेज I आउट मतलब आउटपुट करंट, ठीक है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान हो गया या इंडिया वर्सेज श्रीलंका हो गया, कुछ भी। और उस समय जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला जाता है तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाता है, Iin कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, रखने से क्या होता है, ये सारा चीज़ बाद में पढ़ेंगे।
वन बाय वन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो, अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में लाइन ड्रॉ होगा और आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का रिलेशन या कर्व ड्रॉ करते हैं और उस समय इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक सा बात है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो, अब जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा, एक सर्किट तो बनाना पड़ेगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, ये याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। अब देखो, इसके लिए एक सर्किट ड्रॉ करोगे, सर्किट ड्रॉ करोगे उसके बाद ही आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, कॉमन बेस का हम कॉन्फ़िगरेशन सिखा चुके हैं आप लोग को। कॉमन बेस में बेस टर्मिनल कॉमन होता है, इतना तो याद होगा, बताया है ना कॉन्फ़िगरेशन जब कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताया है ना कि कॉमन बेस में बेस टर्मिनल कॉमन होता है। कॉमन इमीटर जब पढ़ेंगे तो इमीटर टर्मिनल कॉमन वहाँ पे करेंगे और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होता है। तो यहाँ पे कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे बेस टर्मिनल आपका कॉमन रहने वाला है। एक NPN ट्रांजिस्टर लेंगे हम लोग, ठीक है। कौन सा ट्रांजिस्टर? NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में ये एरो हेड बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। ये रहा इमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस टर्मिनल। बोलो कोई दिक्कत है? ये सारा चीज़ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को। इमीटर, कलेक्टर, बेस हो गया ये। जब भी, और हम बताए हैं कि जो टर्मिनल को कॉमन रखना होता है उसको बॉटम साइड में यानी कि नीचे साइड में बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आ गया। अब इसको ना एक्टिव मोड में बायस करना होता है। अब एक्टिव मोड बायसिंग क्या होता है जानते होगे आप लोग, मेरा खुद का पढ़ाया हुआ। एक्टिव मोड में इमीटर बेस जंक्शन जो होता है, EB जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। याद है? इमीटर बेस फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रिवर्स। अब इसको फॉरवर्ड और रिवर्स करना है, एक जंक्शन को फॉरवर्ड दूसरे जंक्शन को रिवर्स करना है। कैसे करोगे भाई? तो उसका भी हमने तरीका बताया कि NPN ट्रांजिस्टर होगा तो यहाँ पे N लिख लेना, इमीटर पे, बेस पे P और कलेक्टर पे N लिख लेना, NPN हो जाएगा, ठीक है। अब इमीटर बेस को फॉरवर्ड करना बड़ा आसान हो गया। देखोगे यहाँ पे N को निगेटिव से और P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। बायसिंग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बहुत बारीकी से कोई टॉपिक पढ़ाते हैं हम। अगर मेरे स्टूडेंट हो, शुरू से ट्रांजिस्टर हमसे पढ़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। वैसे ही आ जाओ, इस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स करना है। तो ये जो N टर्मिनल है इसको किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव से, और P को निगेटिव से। तो ये जो जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये रिवर्स हो जाएगा, प्लस माइनस, इसका नाम कुछ VCC दे दिए। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा करंट पास हो रहा है उसको देखेंगे। अब इसको N को, P को और N को मिटा देते हैं, ठीक है। इमीटर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन करना भी हम सिखा चुके हैं। एक्टिव मोड में जब ट्रांजिस्टर को NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर किया जाता है तो उसका जो एरो हेड होता है ना वो करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे एरो हेड बता रहा है कि अवे द जंक्शन करंट जा रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन, इमीटर करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा अवे द जंक्शन। तो रिमेनिंग दो जो करंट होगा, बेस करंट और कलेक्टर करंट, वो टुवर्ड द जंक्शन होगा। बोलो बताए हैं या नहीं बताए हैं? हर चीज़ बताए हैं, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए, हम बहुत ईमानदार हैं पढ़ाने के प्रति। तो ये इमीटर करंट बाहर की तरफ हो जाएगा, कलेक्टर करंट अंदर की तरफ, बेस करंट भी अंदर की तरफ, यानी कि तीनों टर्मिनल पे तीन करंट हम लोग डिसाइड कर लिए, तीनों करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर लिए, ठीक है। और हमने आप लोगों को इस कॉन्फ़िगरेशन में बता रखा है कि IE जो होता है ये इनपुट करंट होता है और IC जो होता है ये आउटपुट करंट होता है। बताया है ना, बेस करंट से मतलब नहीं रखते हैं, ये कॉमन टर्मिनल है, ये ग्राउंडेड रहता है। क्लियर है? अब देखो, ये तो हम लोग इनपुट करंट और आउटपुट करंट का बात कर लिए। अब इस ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज क्या होगा और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा?
कहोगे कि सर ये VE वोल्टेज इनपुट हो जाएगा और ये VCC आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना ये इनपुट पार्ट ऑफ द सर्किट है और ये वाला पार्ट आउटपुट पार्ट है, ठीक है। इनपुट इसलिए बोले कि यहाँ पे इमीटर करंट इनपुट करंट है और ये IC यहाँ पे आउटपुट करंट है। तो ये वाला जो सेक्शन है सर्किट का एक क्लोज लूप बन रहा है और इस सेक्शन में इस सेक्शन को हम लोग इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट बोलेंगे और इस सेक्शन को आउटपुट पार्ट ऑफ सर्किट बोलेंगे। वोल्टेज डिसाइड करना है कि इनपुट वोल्टेज क्या होगा। तो पहला बात हम बता देते हैं कि ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज ये VE और VCC नहीं है, ये बैटरी वोल्टेज है, ये बायसिंग वोल्टेज है, ये बाहर से अप्लाई किए हो किसी वोल्टेज सोर्स को यूज करके। तो ये आपका एक्सटर्नल डिवाइस से अप्लाई किया गया है, तो ये ट्रांजिस्टर का वोल्टेज नहीं है। ये VE और VCC ट्रांजिस्टर का वोल्टेज नहीं है। ट्रांजिस्टर का वोल्टेज देखो क्या होगा, इमीटर और बेस के बीच में एक वोल्टेज होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं VEB, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इमीटर और बेस के बीच में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बना सकते हो VEB। आया बात समझ में? इमीटर और बेस का ये पूरा बेस लाइन है, ठीक है, और ये इमीटर लाइन है, तो इमीटर और बेस के बीच में VEB वोल्टेज हो गया। EB का मतलब होता है इमीटर, E फॉर इमीटर, B फॉर बेस, इमीटर बेस वोल्टेज। क्लियर है? तो ये जो है इनपुट साइड का वोल्टेज है और यही ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज है। वैसे ही आउटपुट वोल्टेज डिसाइड करना है तो आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर और बेस लाइन के बीच में मिलेगा। वोल्टेज क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे VCB। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VCB? कलेक्टर बेस वोल्टेज। C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस और V फॉर वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो इस तरीके से हम लोग को इनपुट करंट मिल गया, इनपुट वोल्टेज मिल गया, आउटपुट करंट मिल गया, आउटपुट वोल्टेज मिल गया। क्लियर? अब हम लोग को जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा। आज की क्लास में ही समझ लो यार, फिर कॉमन इमीटर और कॉमन बेस आसान लगेगा, वहाँ पे इतना चीज़ डिफाइन करना नहीं पड़ेगा। आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मुझे पढ़ाने के लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो निकालना होगा, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में बनेगा, किसके किसके बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके रिलेशन को शो करता है? तो अभी जस्ट बताए हैं इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रिलेशन को शो करता है और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। तो अब आप बता सकते हो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है और इनपुट करंट क्या है। तो ऑब्वियसली बोलोगे कि सर VEB यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हो गया, VEB इज़ द इनपुट वोल्टेज, वर्सेज किसके साथ बनाएंगे? तो IE के साथ बनाएंगे, ठीक है। I जो है इनपुट करंट है। अच्छा, कांस्टेंट क्या रखोगे? तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे VCB वोल्टेज होगा, तो VCB को रखना है कांस्टेंट। ठीक, चलो, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का बात हो गया। ये कुछ कॉमन बात है। अच्छा, कन्फिगरेशन जब चेंज होगा तो ये इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का नाम चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू कन्फिगरेशन इसका नाम चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ही ड्रॉ होता है। अब आ जाइए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में ड्रॉ होगा? तो मैंने बताया कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में। अब नाम देख लेना होगा, आउटपुट वोल्टेज का नाम क्या है, आउटपुट करंट का नाम क्या है। और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं तो उस समय इनपुट करंट कांस्टेंट होता है। यहाँ पे इनपुट करंट क्या है? IE है। आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCB है। आउटपुट करंट क्या है? IC है। ये सारा बात आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे VCB वर्सेज IC करेंगे और कांस्टेंट क्या रहेगा? IE कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इस तरीके से ठीक है हो गया। अब यहाँ पे भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहते हो तो फटाफट रफ में लिख लो वीडियो को पॉज करके। क्लियर? चलो, अब देखो हमारा यहाँ पे भी काम ख़त्म नहीं हुआ। ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। ये हर कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द कर्व ड्रॉ बिटवीन इमीटर करंट IE एंड इमीटर बेस वोल्टेज VEB फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि द कर्व ड्रॉ बिटवीन
द कर्व ड्रॉ बिटवीन, कर्व बोलने का मतलब लाइन, एक लाइन ड्रॉ होता है जो कि कर्व के फॉर्म में होता है। किसके किसके बीच में ये लाइन ड्रॉ हो रहा है? इमीटर करंट, यानी कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे इमीटर करंट लिए हुए हैं, एंड इमीटर बेस वोल्टेज VEB, इमीटर बेस वोल्टेज VEB, एक्स एक्सिस पे इमीटर वोल्टेज लिया गया, इमीटर बेस वोल्टेज लिया गया है फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB, फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB के लिए। VCB यहाँ पे क्या है भाई? तो आउटपुट वोल्टेज, अभी जस्ट बताएं, इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक कर्व ड्रॉ किया गया इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच के लिए, और उस समय एक आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया। वो जो कर्व ड्रॉ किया गया वो एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज के लिए ड्रॉ किया गया। उसी कर्व को हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए अब ये कर्व आया कहाँ से, ये कैसे ड्रॉ किया गया, ठीक है। बुक्स में ऐसे ही बस लिख दिया हुआ रहता है, इसी को लोग ज़बरदस्ती पढ़ा देते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं या नहीं खुश होते हैं, दो ही बात हो सकता है, ठीक है। बट ये कर्व ऐसे नहीं आता है। आप लोग को अगर हम डायोड पढ़ाए होंगे तो हम बताए होंगे कि ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये एक्सपेरिमेंट करके लाया जाता है। हम लोग लैब में इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक रीडिंग लेते हैं, दोनों के बीच का वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग लेने के बाद एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, वही ग्राफ ये है, ठीक है। अब कैसे रीडिंग लिया जाएगा, सर्किट अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है, उस सारे चीज़ों को देखेंगे। फटाफट यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इतनी बातों को लिखिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर में अभी ये सब मिटा के आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। डायग्राम भी थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए फटाक से लिख लीजिए इसको। देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में VEB वैल्यू और I के रिलेशन को निकालना है और VCB को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि VCB को कांस्टेंट मेंटेन रखा जाता है और इस VEB वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है, और हर एक स्टेप के लिए करंट IE का रीडिंग लिया जाता है, ठीक है, और उसको नोट डाउन किया जाता है कॉपी पे, और फिर उस रीडिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये VEB के वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे और इस करंट IE का रीडिंग कैसे लोगे, ठीक है। अब हवा में तो लोगे नहीं, ऐसा करंट तो सर्किट में दिखाई नहीं देता है कि भैया 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे आमीटर लगाना होगा, यहाँ पे वोल्टेज का रीडिंग लेने के लिए वोल्टमीटर लगाना होगा। तो ये सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। देखो ये जो बायसिंग वोल्टेज है ना, अभी फ़िलहाल हटा रहे हैं, याद रखना कि ये बायसिंग वोल्टेज माइनस और प्लस वाला है, और इसका नाम VEB है, सेम ऐसा ही वोल्टेज यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे मॉडिफाई किया जाता है। हम लोग को करंट का रीडिंग लेना है, ठीक है, करंट IE का रीडिंग लेना है। तो यहाँ पे एक आमीटर लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, ये आमीटर होगा, ठीक है। आमीटर जानते हो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि करंट के रीडिंग को देता है। तो ये आमीटर है, इसको हम लोग IA1 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है VEB, इसको मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर लगाया जाता है। वोल्टमीटर जानते हो वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वोल्टेज को मेजर करता है, इसको V1 लिख लेता है। ये जो V1 भाई साहब हैं ये VEB का रीडिंग देंगे, और ये आमीटर IE का रीडिंग देगा। आया बात समझ में? और यहाँ पे भी काम ख़त्म नहीं हुआ, बायसिंग वोल्टेज देंगे, बट यहाँ पे इस टर्मिनल को एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करते हैं हम लोग। देखोगे ये जो रेसिस्टेंस का सिंबल बना रहे हैं, दिस इज़ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है बता रहे हैं। और यहाँ पे जो बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किए थे VEB एज यूजुअल वैसा ही रहेगा। देखो VEB जो है एज यूजुअल ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल इत्मीनान से समझ लो, ठीक है। कॉमन बेस में जितना ज़्यादा टाइम दे के समझ लोगे, आपको आगे कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, 2 और टॉपिक पढ़ना है, वो भी आसान हो जाएगा। यही वोल्टेज बायसिंग वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का काम क्या है अभी थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आउटपुट साइड में आइए। आउटपुट साइड में क्या कहानी है, ये VCC बायसिंग वोल्टेज है। कैसे है भाई, तो प्लस माइनस ये ऐसे रख लेते हैं आप लोग को बताने के लिए कि भैया बाद में हम लोग यही वोल्टेज अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लोग को करंट का रीडिंग लेना होता है, ठीक है। इसको अभी रिमूव कर देते हैं। किसी और का है फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, क्या किसी और का नहीं है, हम ही लोग का है। मज़ा आया? चलो
हाँ सर गाना गाए, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं। क्या करना है, यहाँ पे करंट का रीडिंग लेना है। तो करंट के रीडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एमीटर कनेक्ट करेंगे और इसको A2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे करंट का रीडिंग लेने के लिए। क्योंकि VCB के वैल्यू को बढ़ाओगे, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो VCB वैल्यू को बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हर एक स्टेप के लिए इस करंट IC का रीडिंग लेते हैं। तो करंट का रीडिंग लेने के लिए क्या करोगे, एमीटर लगाओगे। तो यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा इसका भी तो रीडिंग चाहिए। तो इसका रीडिंग लेने के लिए हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे वोल्टमीटर। आ रहा है बच्चा लोग समझ में, A2 बच्चा भी नहीं बोल सकते हैं आप लोग को ना, है ना। कुछ दिन में शादी ब्याह होने वाला है आप लोग का जल्दी जल्दी अच्छा से पढ़ लो, नौकरी वगैरह अच्छा ले लो, तो शादी भी अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अच्छा शादी क्या होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे V2 वोल्टेज हो गया, VCB का रीडिंग देगा, और ये A2 एमीटर है, IC का रीडिंग देगा। और इसको भी एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ द पोटेंशियोमीटर, दिस इज़ द पोटेंशियोमीटर्स, या पोटेंशियोमीटर का सर्किट सिंबल है। और यहाँ पे बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करना है, कौन सा, VCC। तो VCC को ऐसे बना लेंगे जैसे पहले था, प्लस माइनस VCC। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। अब चलो इसको मिटा देते हैं। अब बहुत स्टूडेंट बुक्स में ये जब सर्किट डायग्राम देखते हैं तो उनको बुखार लग जाता है, लेकिन अगर इतना समझ के पढ़े हो तो आई थिंक कि कोई बुखार नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे भी बहुत बड़ा बड़ा सर्किट हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है, और उसको ऐसे चुटकी बजा के हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर्किट बड़ा से बड़ा भी सर्किट तभी समझ में आएगा जब आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान दे के पढ़ते हो। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया सर्किट अरेंजमेंट। ये सर्किट मतलब इस सर्किट में 2 वोल्टमीटर लगा, एक इनपुट साइड में एक आउटपुट साइड में, 2 एमीटर लगा, एक इनपुट साइड में ये आउटपुट साइड में। अच्छा ये जो होगा ये मिली एमीटर होगा, क्योंकि मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराना है। यहाँ पे भी ये मिली एम्पियर होगा, और ये वोल्ट मीटर होगा। ये इसका वोल्टेज जो होगा वोल्ट के फॉर्म में होगा। अब चलिए देखिए अरेंजमेंट करने के बाद कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे लैब में इसको परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल जो लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे ही बताएंगे। पता नहीं हज़ारों बार हम ये लैब करवा चुके होंगे, ठीक है, कॉलेज में हज़ारों बार लैब करवा चुके हैं, इसलिए हमको रीडिंग भी याद रहता है। हम लोग को क्या करना है, देखोगे कैसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाता है। सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। मान लो इसको 0 वोल्ट पे सेट करना है, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 कैसे होगा, ये VCB का वैल्यू 0 कैसे होगा। अगर ये VCB का वैल्यू 0 होगा तो ये वोल्टमीटर भी रीडिंग कितना बताएगा, 0। यही रीडिंग तो V2 का वैल्यू जो है ये VCB का वैल्यू बताता है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, 0। तो 0 सेट करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, पोटेंशियोमीटर। एक वेरिएबल रेसिस्टर होता है, इस पर अलग अलग पॉइंट्स बने होते हैं, सुनना ध्यान से, अलग अलग पॉइंट बने रहते हैं। मान लो ये वाले पॉइंट पे सेट कर दिए, इसका नोब जो है इसको यहाँ पे लाके सेट कर दिए, तो यहाँ पे 0 वोल्ट का रीडिंग दे देगा। कितना वोल्ट का, 0 वोल्ट का। यहाँ पे मान लो 1 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज का वैल्यू ये दे देता है। तो हम लोग कहाँ पे सेट कर दिए भाई, 0 वोल्ट पे। 0 वोल्ट पे इसको सेट कर दिए, तो यानी कि यहाँ से इसको VCB वोल्टेज कितना मिल जाएगा, 0 वोल्ट मिल जाएगा। यानी कि ये आपका V2 0 वोल्ट का रीडिंग दे देगा। ओवरऑल ये समझो कि VCB का वैल्यू अभी हम लोग 0 वोल्ट पे सेट कर दिए, और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, कांस्टेंट मेंटेन करके छोड़ दिए। अब आएंगे इनपुट साइड में, बिल्कुल अच्छे से समझ लो, कॉमन इमीटर में सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं, बस नाम चेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज होता है, बट एक्सपेरिमेंट सेम तरीके से करते हैं। यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे कॉपी में, हम लोग इसको VCB = 0 वोल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके नीचे एक कॉलम बनाएंगे VEB के लिए, और दूसरा हम लोग बनाएंगे IE के लिए। IE का जो वैल्यू है इन मिली एम्पियर आने वाला है। ठीक है, VCB का 0, और उसके लिए ये रीडिंग लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे VEB का वैल्यू 0 पे सेट करेंगे। अब VEB का वैल्यू यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर VEB का वैल्यू 0 आएगा तो ये वोल्टमीटर भी 0 रीडिंग बताएगा। ये वोल्टमीटर VEB का ही वैल्यू बताने के लिए कनेक्ट किया गया है, तो उसके लिए इस पोटेंशियोमीटर का हेल्प लिया जाता है। जैसे वहाँ पे पोटेंशियोमीटर का हेल्प लिया गया ना,
वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का सबसे निचले पॉइंट पे 0 रीडिंग रहता है, तो 0 वोल्ट यहाँ पे सेट कर देंगे। यानी कि ये पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ से 0 वोल्ट सेट करोगे तो इसमें इमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। तो VEB का वैल्यू 0 होगा, तो 0 वोल्ट पे अमीटर का रीडिंग देखेंगे। तो अमीटर का रीडिंग जब देखोगे तो ये 0 रीडिंग बताएगा। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, VEB का 0 वैल्यू तो IE का 0 वैल्यू होगा। खूब अच्छे से समझ लो, ऐसे नहीं कोई समझाएगा, ठीक है। हम ही हैं इस धरती पे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सूरवीर हैं, एक सूरवीर हम भी हैं ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो दूसरा, अब क्या करेंगे, ये रीडिंग ले लिए, उसके बाद हम लोग 1 वोल्ट पे सेट करते हैं इसको। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे सब वोल्टेज का वैल्यू 1 वोल्ट नहीं 0.1 वोल्ट सेट करेंगे, अलग अलग वोल्टेज का वैल्यू ये देते रहता है। अच्छा, जो यहाँ से सेट करोगे ना, ये वोल्ट मीटर भी बता देगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलली लगा है। अब इसको बढ़ा के कितना पे सेट कर दिए, 0.1 पे। 0.1 वोल्ट पे जब सेट करोगे तो 0.1 पे ये कुछ करंट का रीडिंग बताएगा, ठीक है। सॉरी, इस अमीटर का रीडिंग देखेंगे VEB का 0.1 वोल्ट के लिए, तो देखोगे क्या ये अमीटर अभी भी 0 रीडिंग बताएगा। यानी कि VEB का वैल्यू 0.1 वोल्ट पे सेट किए तो ये करंट अभी भी 0 आ रहा है। फिर उसके बाद इसको 0.2 पे सेट करेगा, 0.2 पे सेट करोगे तो ये वैल्यू भी 0.2 आ जाएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे। 0.2 पे इस करंट का रीडिंग देखना, अमीटर का रीडिंग देखना, तो ये अमीटर 0 बता रहा, अमीटर 0 बता रहा मतलब ये बता रहा है कि मीटर करंट का वैल्यू 0 है, तो 0.2 पे भी 0 आएगा। अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ होगा, अगर ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम का बना हुआ होगा तो जैसे ही 0.3 वोल्ट दोगे तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन का बना हुआ होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, सिलिकॉन का बना हुआ होगा तो 0.7 पे कंडक्ट करेगा। चलिए अभी मान लेते हैं कि ये सिलिकॉन का है, तो 0.7 पे ये 0 आ जाएगा। फिर 0.4 वोल्ट पे सेट करोगे तब भी 0, 0.5 पे दोगे तब भी 0, 0.6 पे दोगे तो हो सकता है कुछ हरकत आए इसमें, ठीक है। मान लो अभी भी 0 है, 0.7 पे ये आ गया 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए। उसके बाद 0.8 दोगे तो ये आ जाता है 8 मिली एम्पियर, ठीक है। 0.9 पे हो सकता है 18, या इसको लिख लेते हैं 5 और इसको लिख लेते हैं 12 मिली एम्पियर। क्लियर है, तो इस तरीके से एक रीडिंग ले लिया गया। इस रीडिंग के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस रीडिंग के लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो देखो क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस लेंगे, देखो ये एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से रीडिंग ले लेंगे 1 वोल्ट तक। ये VEB का रीडिंग दे रहा है। वैसे ही वाई एक्सिस पे IE का रीडिंग आने वाला है, IE का रीडिंग बताने वाला है, और यहाँ पे -2, -4, -6, -8 वोल्ट का नेमिंग कर लेंगे, और यहाँ पे ओरिजिन पे 0 वोल्ट और 0 करंट का वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस में क्यों लिखा हुआ, चाहो तो ये माइनस नहीं भी लिख सकते हो। ये चूंकि इमीटर करंट का डायरेक्शन है, सॉरी इमीटर करंट का वैल्यू है, तो इमीटर करंट इसमें अवैध जंक्शन में जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी किसी करंट के आगे प्लस माइनस जो पोलरिटी होता है वो करंट के डायरेक्शन को शो करता है। करंट वैल्यू के सामने प्लस और माइनस सिंबल होगा तो वो करंट के डायरेक्शन को बताता है। माइनस लिखा हुआ है यानी कि कह रहा है कि भैया ये उल्टा जा रहा है, इनपुट करंट है अंदर की तरफ जाना चाहिए, ये पगला गया है पगला गया है मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब बाहर की तरफ क्यों जाता है, जाने दो ना यार, क्या दिक्कत है, हम लोग बायसिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्किंग पढ़ चुके हैं, ये बाहर ही जाएगा, ये नहीं मानेगा, तुम चाह के भी नहीं कुछ कर सकते हो, इसको जाने दो। वर्किंग में हम पढ़ा चुके हैं क्यों बाहर जाता है। ये कलेक्टर करंट आउटपुट करंट है, इसको तो बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये भी बाहर नहीं जाता, ये अंदर आ रहा है, ये भी पगला गया है, ठीक है। तो छोड़िए ये सारे बातों को, ऑलरेडी आप लोगों को हम वर्किंग में ये सारा बात बता चुके हैं। अभी फ़िलहाल जैसे है रहने दो, ठीक है, किसी और का है फिलहाल तो इसको रहने देते हैं। चलिए अगला पॉइंट आते हैं, चले ना। फिर अब दूसरा एक रीडिंग लेंगे, कैसे रीडिंग लेंगे, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट अब करते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे 20, अच्छा नहीं अभी तो हम लोग डाइवर्ट हो गए। तो यहाँ पे रीडिंग लेने के बाद ये सारा वैल्यू लिखने के बाद वाई एक्सिस पे ये मार्किंग कर लेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, -2, -4, -6 इस तरीके से 16 तक चले गए। और उसके बाद इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो 0 वोल्ट पे करेंट का वैल्यू 0 है, 0.1 पे करंट का वैल्यू 0 है, यहाँ पे पॉइंट करेंगे, यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0, 6 पे कितना आ जाएगा तो 1, 1 कुछ यहाँ पे
2 का हाफ 1 हो जाएगा। फिर 0.8 पे कितना है भाई, तो 5 है। 5 कहाँ मिलेगा, तो ये 4 और 5 के बीच में मिलेगा। देखोगे 4 और 5 के बीच में मिलेगा 8 पे। 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे कहीं पे अंदाज से लगा लेते हैं। उसके बाद ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर लेना यार, ठीक है। अब उतना डिटेल्स में मत भेजो हमको, मेन कॉन्सेप्ट पे रहने दो। ये जब ऐसे प्यार से लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा आ जाएगा। इस समय तुमने VCB का वैल्यू लिया है 0 वोल्ट। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ढक है, तब फिर आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है। अगर हमसे नहीं समझे तो कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक, मान के चलना ऐसा। हो सकता है कोई तो समझा भी दे चलो ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। VCB का अब वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे। VCB का वैल्यू अब हम लोग 2 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। VCB का वैल्यू 2 वोल्ट पे कैसे सेट करेंगे भाई, तो ये पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हाई लेवल पे ले जाएंगे। अब पोटेंशियोमीटर को सेट किए यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे ये 2 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है। कितना वोल्ट का रीडिंग दे रहा है भाई, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का रीडिंग देता है। जब ये 2 वोल्ट पे सेट करोगे तो ऑब्वियसली ये VCB का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 वोल्ट मिल जाएगा। ये VCB का वैल्यू 2 वोल्ट मिलेगा तो ये वोल्टमीटर भी 2 वोल्ट का रीडिंग देगा। तो आप निश्चिंत हो जाओगे, आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि भैया हमारा VCB 2 वोल्ट पे सेट हो गया। पोटेंशियोमीटर जो भी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वो वोल्टेज यहाँ से वोल्टमीटर रीडिंग दे देगा। अब इसको कांस्टेंट करके छोड़ दिए 2 वोल्ट पे, और हम लोग एक कॉलम बनाएंगे VEB के लिए, एंड देन वन मोर कॉलम इज ड्रॉ फॉर IE, ये मिली एम्पियर में रहेगा। एंड नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू, या व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई, तो ये VEB के वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। VEB के वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, तो अब समझ लो भाई, यहाँ से बढ़ाए तो ये वैल्यू बढ़ेगा। तो अब शॉर्ट में बोलेंगे कि VEB के वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे, और हर एक स्टेप के लिए यहाँ से आमीटर का रीडिंग लेंगे जो कि करंट का वैल्यू बताए। पहले VEB का वैल्यू 0 पे सेट करोगे तो ये करंट का वैल्यू 0 आएगा, देखो। फिर इसके वैल्यू को 0.1 वोल्ट पे सेट करोगे तो यहाँ से रीडिंग लोगे, ये 0 बताएगा। फिर 0.2 पे सेट करोगे, ये रीडिंग 0 बताएगा। फिर 0.3 पे करोगे 0, 0.4 पे भी 0, 0.5 पे भी 0, 0.6 पे भी 0, 0.7 पे आ जाओ, ठीक है। 0.7 पे जब आओगे तो ये देखो कंडक्ट किया था तो 1 मिली एम्पियर आया था, अब ये 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। मतलब सेम वोल्टेज के लिए 1 मिली एम्पियर है, उसी सेम वोल्टेज के लिए 2 मिली एम्पियर है। उसके बाद 0.8 पे आओगे तो ये 5 था तो ये 8 मिली एम्पियर आ जाएगा। फिर 0.9 पे देख लोगे, 0.9 पे ये 12 था तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। यानी कि सेम वोल्टेज के लिए जब कंडक्ट किया 0.7 पे, जब दोनों कंडक्ट कर रहा है, VCB का वैल्यू जब चेंज कर रहे हो तो करेंट IE का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? अब फिर इसके लिए लाइन ड्रॉ करोगे, जब इसके लिए लाइन फिर वैसे ही एक्सपेरिमेंट करके करोगे तो ये लाइन अब ऐसे थोड़ा सा, जो कर्व लाइन है ना, इसका कर्व थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा। अब यहाँ पे ये लाइन किसके लिए ड्रॉ किया हो, VCB का वैल्यू कितना के लिए, तो 2 वोल्ट के लिए। फिर 6 वोल्ट के लिए एक्सपेरिमेंट करना। फिर अगला एक्सपेरिमेंट किसके लिए, VCB का वैल्यू 6 वोल्ट पे सेट किया जाता है। तो फिर जब 6 वोल्ट पे सेट किया जाता है तो ये लाइन और शार्पर आते जाता है। यहाँ पे VCB का वैल्यू 6 वोल्ट पे है, ठीक है। इसका रीडिंग नहीं लिखा है यार, इतना बता दिए बहुत है, ठीक है। चलिए इसको अगर आप लोग रफ में लिखना चाहते हैं तो फटाफट लिख लीजिए। अब हम कारण बताने वाले हैं कि क्यों VCB के वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो इसका इमीटर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। फटाफट इसको अगर लिखना चाहते हो रफ में लिख लो, ठीक है। मेन पॉइंट में लिखने का ज़रूरत नहीं है, या जहाँ पे लिखते हो ना वहीं पे लिख लो। इसको घेर के ROUGH रफ लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्स में अगर आएगा तो ये रीडिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए तो इसका कारण हम बताते हैं, ठीक है। कारण बताने के बाद फिर इसका जो कुछ नोट पॉइंट है उसको नोट डाउन करेंगे। हम लोग को ये डिस्कशन करना है कि VCB का वैल्यू जब बढ़ा दिए, कांस्टेंट बढ़ा के कांस्टेंट वैल्यू पे सेट करते जा रहे हैं, तो सेम वैल्यू के लिए, सेम VEB वैल्यू के लिए IE का वैल्यू क्यों ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसका कारण देखो क्या है। जैसे कॉमन बेस कन्फिगरेशन हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बना लेंगे इसको समझने के लिए। ऑलरेडी आप लोग को पता है NPN ट्रांजिस्टर है ये, यहाँ पे 2 जंक्शन बनता है, इसको J1 जंक्शन बोलते हैं, इसको J2 जंक्शन बोलते हैं। ये इमीटर टर्मिनल है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। क्या नया चीज़ पढ़ रहे हैं? पढ़ चुके हैं ना। चलिए ठीक है, हम लोग अभी VCB के लिए बात करेंगे।
या इसको भी बायसिंग कर लेते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस ऐसे कर लिए क्या भी। अच्छा, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को हर चीज़ नया लगता है। टीचर जब भी कोई पुराना चीज़ पढ़ाएगा तो उन लोगों को नया लगता है ना, यही तो कमाल वाला बात है। ठीक है, तो जो लोग ठीक से नहीं पढ़ते हैं उन लोगों को हर चीज़ नया लगता है। इसको रिवर्स बायस करना है, तो रिवर्स बायस ऐसे सिखा चुके हैं। हम पढ़ाते कहाँ हैं यार, हम तो आप लोगों को सिखाते हैं। जो लोग सीखे होंगे उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो लोग नहीं सीखते हैं उन लोगों को हर दिन नया टॉपिक लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर दिन आपको नया वाला फीलिंग आएगा। चलिए ये सब बकवास बंद करते हैं, और हम आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो वोल्टेज भाई साहब हैं, फिलहाल इनका नाम दे देते हैं VCB या VCC, जो भी नाम देना है, VCB नाम दे देते हैं, कलेक्टर और बेस वोल्टेज। ये जब वोल्टेज बढ़ाते हो तो ये जंक्शन को क्या करता है, रिवर्स बायस किया रहता है। ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस कर रहा है। देखोगे ये प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस होता है, यानी कि ये सेम वही चीज़ किया, जो प्लस यहाँ है वही प्लस यहाँ है, ये माइनस यहाँ है, मतलब ये वोल्टेज भी जंक्शन को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। अब देखो इस VCB से J2 जंक्शन रिवर्स होता है। इसके वैल्यू को बढ़ाओगे तो मैं बता चुका हूँ कि जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ता है तो डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ता है। When reverse voltage increases then depletion width W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंक्रीज करता है। फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाओगे तो डिप्लीशन विड्थ घटता है, रिवर्स में डिप्लीशन विड्थ जो है बढ़ता है। ठीक है, विड्थ ऑफ PN जंक्शन ये क्या होता है, इंक्रीज करता है। अच्छा देखो, जितना ज़्यादा ये इंक्रीज करेगा, ये जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएगा ये बेस लेयर को पेनिट्रेट करते जाता है, मतलब ये बेस लेयर को कम करते जाता है, बेस लेयर आपका कम होते जाता है। अब इससे होता क्या है वो समझो। यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल के बेस लेयर से होते हुए कलेक्टर रीजन में जाना चाहता है। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब जैसे जैसे ये लेयर बढ़ते जाएगा यहाँ पे होल्स का संख्या भी कम होते जाएगा। ठीक है, होल्स का संख्या कम होते जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल के कहाँ पे जाएगा, कलेक्टर रीजन में जाएगा, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक है, और हम ये बताने वाले हैं कि इमीटर और कलेक्टर, जो इमीटर बेस रीजन है और कलेक्टर बेस रीजन है, इसके बीच का डिस्टेंस घटते गया। बेस लेयर जितना कम होते जाएगा इन दोनों के बीच का, ये इमीटर रीजन और कलेक्टर रीजन के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाता है, घटते जाता है। अच्छा, ये लेयर जितना कम होते जाएगा इसका रेसिस्टेंस भी कम होते जाता है। रेसिस्टेंस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो होल्स उसको क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करके रोक लेता है, यानी कि एक तरह से रेसिस्ट ही कर रहा है। जैसे मान लो तुम आगे की तरफ जा रहे हो, तुमको कोई पकड़ के बैठा दिया, तो प्यार से बैठाया चाहे जैसे भी बैठाया, तुमको रोक दिया ना, जाना था आगे, तो वो आदमी जो बैठाया वो तुमको क्या किया, रेसिस्ट किया। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये लेयर जितना कम होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा। ये बेस लेयर जितना ज़्यादा चौड़ा होगा इसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकला ना वो इजीली यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, यानी कि इमीटर करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। ऐसे भी इमीटर करंट जो होता है I = IB + IC होता है। ठीक है, IB का वैल्यू जो होता है ओनली 2% होता है। अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो I जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू IC होता है। ठीक है, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे IC का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और IC का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली IE का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यही हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि VCB का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, ये करेंट का वैल्यू देखोगे, ऑलरेडी रीडिंग हम बता चुके हैं, ये जो कर्व है ये धीरे धीरे स्ट्रेट होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि VCB का वैल्यू बढ़ रहा है तो करेंट का वैल्यू यानी कि IE का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट, अगर उसको मत लिखो, ठीक है, वो हम समझाने के लिए बताएं। तो आइए कुछ बातें हैं यहाँ पे, उसको देख लिया जाए। ऑलरेडी ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स द आउटपुट वोल्टेज VCB इज मेंटेन कांस्टेंट। कह रहा है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए VCB वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना होगा। एंड इनपुट वोल्टेज VEB इज सेट एट सेवरल लेवल। VEB इनपुट वोल्टेज को सेवरल लेवल पे सेट करना होगा, मतलब इसके वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा। फॉर ईच लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज VEB, हर एक VEB लेवल के लिए द इनपुट करेंट IE इज नोटेड। हर एक VEB लेवल के लिए IE का रीडिंग लेना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा इसका वैल्यू को। देन द कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन इमीटर करेंट IE एंड इमीटर बेस वोल्टेज VEB। उसके बाद एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा VEB के लिए और I के लिए, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं।
फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ VCB द कर्व इज जस्ट लाइक ए फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड। ये जो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए थे और जो कर्व लाइन आया था ये बिल्कुल PN जंक्शन डायोड की तरह आया था। अगर PN जंक्शन डायोड आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे ऐसा ही कर्व आपको देखने के लिए मिला होगा। अगला पॉइंट, एज द वैल्यू ऑफ VCB इज सेट एट हाई लेवल देन द हाई वैल्यू ऑफ करंट I इज ऑब्टेन्ड। ये कारण बताएगा कि क्यों VCB का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो हम लोग को करेंट का वैल्यू ज़्यादा मिलते जाता है, I का वैल्यू क्यों हम लोग को ज़्यादा मिलते गया। ये पॉइंट यही डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ VCB इज सेट एट हायर लेवल। जैसे जैसे ये VCB का वैल्यू हायर लेवल पे सेट करते हैं देन द हाई वैल्यू ऑफ करंट I इज ऑब्टेन्ड, तो आपको I का हाई वैल्यू ऑब्टेन्ड होता है, मतलब प्राप्त होता है। दिस इज बिकॉज लार्ज कलेक्टर बेस मतलब इसका कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या किया है, रिवर्स बायस किए, वोल्टेज कॉज द डिप्लीशन लेयर मोर वाइडर हेंस द विड्थ ऑफ बेस लेयर डिक्रीज। कह रहा है कि ये कलेक्टर बेस जो वोल्टेज है ये रिवर्स बायस होता है तो इसके कारण डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा और डिप्लीशन विड्थ बढ़ता है तो बेस लेयर का विड्थ जो है घटता है। ड्यू टू विच रिड्यूस द डिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस बिटवीन इमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस रीजन। बेस रीजन जितना कम होगा उतना इमीटर बेस और कलेक्टर बेस रीजन दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगा। इसी कारण से करेंट का वैल्यू बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली जहाँ पर रेसिस्टेंस कम होता है करंट का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस करंट का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, V/I फार्मूला होता है, R = V/I। ये रेसिस्टेंस घट रहा है इसका मतलब करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। या I = हम लोग लिखते हैं ना V/R, तो R का वैल्यू घटेगा तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। द कट इन वोल्टेज V गामा इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। कट इन वोल्टेज क्या होता है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज का वो वैल्यू जहाँ से कोई भी कंपोनेंट्स कंडक्ट करना स्टार्ट होता है, जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, उस वोल्टेज वैल्यू को कट इन वोल्टेज बोला जाता है। सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होगा कट इन वोल्टेज और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। और एक लास्ट पॉइंट जिसका इंतज़ार पता नहीं कब से था हमें, आप लोग को भी होगा द डायनेमिक और AC इनपुट रेसिस्टेंस इज। डायनेमिक और AC, डायनेमिक को ही AC बोला जाता है। डायनेमिक उसको बोला जाता है जो वेरिएबल हो, जो टाइम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा हो, ठीक है, तो उसको डायनेमिक। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट होता है। चूँकि इस कन्फिग्रेशन के लिए रेसिस्टेंस निकाल रहे हो और उसमें भी इनपुट रेसिस्टेंस निकाल रहे हो तो वोल्टेज और करंट का रेशियो लिखोगे, बट आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो लिखोगे कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो लिखोगे। ऑब्वियसली यार इनपुट रेसिस्टेंस की बात करें तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो लिखेंगे, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज VEB है और यहाँ पे इनपुट करंट IE है और डेल लगा दिए हैं, यानी कि ये डायनेमिक फॉर्म में है, वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। IE के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो VEB बढ़ रहा है, या VEB बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है, तो इसको डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 1-2 बार देख के पूरा क्लियर ही कर लेना वीडियो को। और अब नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलता है, थैंक यू।